सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं निशा ओझा आज स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की क्लास में आज हम जानेंगे कि भारत में समाज है उसकी संरचना, उसकी संगठन और परिवर्तन के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में जनजातीय समुदाय जो है वह क्या है। आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से जानेंगे कि भारत में जनजातीय समुदाय क्या है। इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे कि जनजातीय समुदाय क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जनजातीय समुदाय क्या है। सबसे पहले हम सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। तो चलिए जानते हैं हम। सभ्यता के विकास के आधार पर सभी मानव समाज को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जनजातीय, दूसरा है ग्रामीण, तीसरा है नगरीय समाज। इन 3 समाजों में क्या किया गया है? मानव समाज को विभाजित किया गया है। इन्हीं तीनों के आधार पे हमारे समाज का विकास भी हुआ है। आज हम जिन विश्वासों, संस्थाओं और जो मूल्य है इनके बीच अपना जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जो मौलिक और जो सरलतम जो रूप हैं, इनको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जनजातीय समाज को जानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। बिना उनके समझे हम समाज को नहीं समझ सकते हैं। जनजातियों की संस्कृति, उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, ठीक, धर्म, कानून और उनकी जो समस्याएं हैं, इनका अध्ययन करने के लिए हमको क्या है? हम विज्ञान को सामाजिक मानव शास्त्र अथवा ये भी कह सकते हैं कि जनजातीय समाज का समाजशास्त्र कहते हैं या कहा जाता है। यानी कि जो जनजाति हैं उनकी संस्कृति, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनका धर्म, उनका कानून या फिर उनके जीवन में जो भी संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करने वाले जो भी विज्ञान है वो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं या फिर जनजातीय समाज का समाजशास्त्र कहा जाता है। तो ये है आपका जनजातीय समाज है। इसका हम सामान्य परिचय जाने, इसको और भी हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो जनजातीय हैं, ठीक है ना, जितने भी जनजाति हैं उनका जो एक समुदाय जो होता है उसे ऐसे समझना, मतलब उसे अगर हमको समझना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनका जीवन, उनकी रीति रिवाज, उनके व्यवहार के जो तरीके बताए गए हैं, वह जो तरीका है वो बहुत ही आदिकाल का होता है। ठीक है, उनका जो व्यवहार होता है बात करने का, या उनकी जो रीति रिवाज होते हैं, उनका जो जीवन होता है वह क्या है? बहुत ही आदिकाल का, यानी कि शुरू का ही माना जाता है। उन्हीं की विशेषताओं के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? इनको हम जान सकते हैं। और यही कारण है कि भारत में 1891 में बेंस ने जंगलों, पहाड़ों, पठारों और मरुस्थलों में निवास करने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं उनको वन्य जाति के नाम से बुलाते थे। ठीक है, उनको वन्य जाति के नाम से कहते थे क्योंकि वो क्या है? वन में रहते थे। वन में निवास करने वाला जाति को ही उन्होंने क्या कहा? आदिवासी कहा या जनजाति कहा। यानी कि क्या कहा? वन में रहने वाले जाति। ठीक, उसी आधार पे 1931 में J.H. हट्टन ने बताया कि समूहों को आदिम जाति कहा जाता है। यानी कि ऐसे समूहों में रहने वाले, वो तो सिर्फ समुदाय को बताए थे। बेंस ने समुदाय को बताया कि अगर वन्य में रहने वाले जो लोग हैं, पहाड़ों, पठारों, जंगलों, मरुस्थलों में जो व्यक्ति निवास करते हैं, ऐसे समुदाय को हम वन्य जाति कहते हैं। लेकिन हट्टन ने कहा कि ऐसे समूह को, वो तो समुदाय कहे, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं? आदिम जाति कहते हैं। और एल्विन ने कहा कि इन्हें सभ्यता का सबसे मौलिक प्रतिनिधि, सभ्यता की जो हमारी भारतीय सभ्यता है
इसकी जो सबसे मौलिक प्रतिनिधि है, इसको मानते हुए उन्होंने क्या कहा, एल्विन ने कहा इन्हें कि यह क्या है, आदिवासी हैं या आदि निवासी। ठीक है, देखिए अलग अलग समाजशास्त्री अपने अलग अलग विचारधाराओं के आधार पे जनजातियों को अलग अलग नामों से बुलाए हैं। ठीक है, उसी आधार पे घुरे ने भी कहा है, घुरे ने कहा कि जिन समूहों को वन्य जाति अथवा आदिवासी कहा जा रहा है, उनके जीवन, उनका धार्मिक विश्वास हिंदू धर्म के अधिकांश तत्वों से मिलता है। यानी आज जिनको हम वन्य जाति कह रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं, आदिम जाति कह रहे हैं, वन्य जाति कह रहे हैं, जितने भी अलग अलग नामों से बता रहे हैं, वह सब क्या है, उनका जो जीवन है या फिर उनका जो धार्मिक विश्वास है, धर्म पे जो विश्वास है, वह क्या है, हिंदू धर्म के अधिकांश तत्वों से वह मिल रहा है, उन तत्वों से अधिकतर यह मिलता है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इसीलिए घुरे ने इन्हें कहा कि यह क्या है, पिछड़े हिंदू हैं। सभी ने अलग अलग नाम से बुलाया, लेकिन घुरे ने इन्हें क्या कहा, इन्हें पिछड़ा हिंदू कहा, क्योंकि इनके मैक्सिमम जो कर्म हैं वह क्या है, हिंदू धर्म के से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के कर्मों से यह मिलते हैं। इसीलिए जितने भी जनजाति हैं, जनजाति को कहा गया कि यह क्या है, पिछड़ा हिंदू हैं। ठीक है, चलिए अब जानेंगे हम इनका अर्थ। अभी तक तो हम लोगों ने सामान्य परिचय जाना जनजाति के बारे में, फिर जनजाति का इतिहास जाना कि इनको जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग आधारों पे क्या बताया है, उनको किस नामों से बुलाया जा रहा है जनजाति को। लेकिन अब हम जानेंगे कि जनजाति का अर्थ, मुख्य रूप से जानेंगे इसका अर्थ। देखिए दिया है, जनजाति का तात्पर्य उस समूह से है जो लोक संस्कृति का प्रतिनिधि होता है या फिर जिसका जीवन बहुत ही सामान्य प्रकृति का होता है, जिनका भी जीवन क्या हो, संस्कृति के प्रतिनिधि से जुड़ा हुआ हो और जिनका बहुत ही सामान्य जीवन हो, वह सभी क्या हैं, प्रकृति से स्पेशली जुड़ा हुआ हो, वह होते हैं जनजाति। देखिए चित्र में भी आपको दिख रहे होंगे कि इनका पहनावा अलग है, इनके तरीके एकदम अलग दिख रहे हैं। यह पीछे जंगल का भी सीन है, तो जंगलों में रहते हैं, इनका पोशाक, इनका पहनावा अलग ढंग से ये दिख भी रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये जनजाति है। क्योंकि आपके सामान्य हिंदू जो होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं, यह ऐसे दिखते नहीं हैं, जैन बौद्ध भी नहीं दिखते हैं, तीन धर्मों से बिल्कुल अलग हैं ये। बिल्कुल भी इनका पहनावा, इनकी या इनका जो पोशाक है ये बिल्कुल अलग है, तो इनके आभूषण भी अलग हैं। तो इसीलिए कहा ये स्पेशली प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने गहनों आभूषणों के तौर पे अपने जीवन में धारण किए हैं। तो इसीलिए कहा गया कि यह क्या है, स्पेशली प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो इनको हम जनजाति मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानेंगे हम जनजाति की परिभाषा। जनजाति की परिभाषा जानेंगे कि गिलिन ने जनजाति को क्या कहा है। अभी तो हम लोगों ने अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग जाना कि इनको क्या कहा जाता है, लेकिन हम इनके विचार भी जानेंगे कि जनजाति के विचार क्या हैं। ठीक है, तो जनजाति किस मतलब यानी कि जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं यह जनजाति को क्या कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जानेंगे। तो सबसे पहले हम गिलिन को जानेंगे कि गिलिन ने क्या बताया है जनजाति को। देखिए, स्थानीय आदिवासी क्या बताया गया है जनजाति में कि जो स्थानीय आपके आदिवासी हैं, इनके किसी भी ऐसे समूह को एक जनजाति कहा जा सकता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, सामान्य भाषा बोलता है और सामान्य संस्कृति के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करता है। यानी कि ये तीन चीज़ों को इसमें दर्शाया गिलिन ने कि स्थानीय जो आपके आदिवासी हैं वह कैसे समूह में रहते हैं, उनकी पहचान कैसे हम जान सकते हैं कि ये जनजाति हैं। यह क्या करते हैं, एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, इनकी एक सामान्य भाषा बोली होती है और इनकी क्या है, जो संस्कृति है वो भी एक सामान्य होती है और उसी संस्कृति के आधार पे यह क्या करते हैं, अन्य लोगों से व्यवहार करते हैं या अपने में व्यवहार करते हैं या फिर उनका व्यवहार होता है। ठीक है, चलिए हावेल को देखते हैं कि हावेल ने क्या बताया है। देखिए, हावेल ने कहा कि जनजाति एक सामाजिक समूह है।
क्या कहा कि जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है। क्या बताया कि जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है या जिनकी एक विशेष संस्कृति, उसे एक विशेष संस्कृति जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। यानी कि ऐसी संस्कृति, हावेल ने कहा कि जनजाति एक सामाजिक समूह है, यानी कि यह क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं जो एक विशेष भाषा भी बोलते हैं तथा जिनकी एक विशेष संस्कृति जो उसे दूसरे जनजाति से या फिर जनजाति समूहों से अलग करती है। यह अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक संगठन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना है कि यह उन्हें अलग करता है। यह उनका व्यवहार होता है जिनके आधार पे या फिर उनकी जो संस्कृति होती है वह उनको क्या करती है, अन्य लोगों से या अन्य समूह से अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। मर्डाक के अनुसार जानेंगे कि जनजाति क्या है। जनजाति एक भिन्न भाषा और संस्कृति वाला सामाजिक समूह है जिसका एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। क्या बताया गया कि जनजाति एक भिन्न भाषा और संस्कृति वाला सामाजिक समूह है जिसका एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। यानी कि यह क्या है, किसी भी बाउंडेशन में नहीं रहते हैं, किसी दबाव में नहीं रहते हैं, यह बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र होते हैं। इन पे किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है। यह क्या है, ये इनको जो भी कार्य करने होते हैं, ठीक है, वह स्वतंत्र तरीके से कहते हैं। ठीक, इनका जो संगठन भी होता है वह भी स्वतंत्र होता है। आगे जानेंगे पिंडिंगटन के अनुसार कि पिंडिंगटन ने क्या कहा। देखिए, पिंडिंगटन ने कहा कि व्यक्तियों के उस समूह को हम जनजाति के रूप में जानते हैं जो एक क्या है, जो सामान्य भाषा बोलता है। ठीक है, सामान्य भाषा बोलता है, सामान्य भाषा बोलता है, एक सामान्य भूभाग में रहता है तथा समरूप सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित भी करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि व्यक्तियों के ऐसे समूह को जनजाति का रूप माना जाता है जो क्या करता है, जो एक सामान्य भाषा भी बोलता है, सामान्य भूभाग पर रहता है और समरूप संस्कृतियों की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी भाषा है, जहाँ एक चीज़ और जहाँ पे इनकी संस्कृति और भाषाएं होती हैं, ये जहाँ भी रहते हैं वह सामान्य भूभाग पर रहते हैं। यानी इनको जहाँ रहना होता है ये वहीं रहते हैं, ऐसा निश्चित एक भूभाग पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य जगहों पे, भिन्न भिन्न जगहों पे ये रहें। यह इनका हर चीज़, कोई विशिष्टता नहीं होती है, यह सामान्य प्रकृति में रहते हैं। उन्हीं के बनाए गए जो भी उनकी संस्कृति होती है, जो उनके रूप अनेक बनाए गए हैं, उन सभी रूपों के आधार पर यह अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, चलिए जानेंगे हम अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति किसे कहते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जनजाति को जाना है कि जनजाति क्या है, लेकिन जनजाति जानने के बाद हम जानेंगे कि अनुसूचित जनजाति क्या है। तो जानेंगे अनुसूचित जनजाति क्या है। देखिए, वर्तमान भारत में विभिन्न जनजातियों की जनसंख्या 9 करोड़ कितनी बताई गई है, 9 करोड़ से भी अधिक थी। कितनी थी, वर्तमान भारत में जो जनजातियों की जनसंख्या है वो 9 करोड़ से अधिक है। 1931 की जनगणना में पहली बार विभिन्न जनजातियों के अध्ययन करने पर पता किया गया कि उस समय देश में जनजातियों की जनसंख्या 2.24 करोड़ थी। कितनी थी, 2.24 करोड़ थी। और छोटी बड़ी जितनी भी जनजातियों की जो संख्या थी वह कितनी थी, 838 थी। कितनी थी, 838 थी। जनजातियों का जीवन उपेक्षित रहने के कारण क्या था, वह स्वतंत्र भारत से संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी पिछड़े हुए जितने भी आदिम समुदाय के जो लोग हैं
उनको एक जनजाति के रूप में घोषित किया जाए। यानी कि इनका एक याचना भी कह सकते हैं, आग्रह भी था कि यह क्या करें, जितने भी जनजाति के लोग थे, जब यह समाज में इतने मात्रा में पाए जा रहे हैं, इतनी जनसंख्या में पाए जा रहे हैं, तो इनको भी एक सामान्य नागरिक की तरह इनको भी घोषित किया जाए, इनको भी इनका समुदाय बताया जाए, इनको भी एक नाम दिया जाए। इस नाम के लिए क्या किया गया, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 332 में राष्ट्रपति के द्वारा यह उनको जितने भी जनजाति थे उनको अधिकार दिया गया कि वह किसी भी पिछड़े हुए आदिम समुदाय को, या फिर मतलब ना ही उनको पिछड़ा हिंदू कहा जाए, ना ही आदिम समुदाय कहा जाए, इन सभी नाम से इनको न बुलाया जाए, इनको क्या कहा जाए, एक जनजाति के रूप में घोषित किया जाए। यानी कि इनको हम क्या कहें, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाया जाए। ठीक है, तो ये है अनुसूचित जनजाति। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित अन्य चीज़ों को, कि इनको हम और क्या जानेंगे, इनके बारे में और डिटेल जानेंगे कि क्या है अनुसूचित जनजाति। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।